लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 5, क्लास 9 फिजिक्स। आज हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ये जो लॉ है इसको न्यूटन ने प्रेजेंट किया था। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आइजैक न्यूटन। उसने इस लॉ को क्या किया था, प्रेजेंट किया था। और ये लॉ जो है ये हमें बताती है कि इस दुनिया में कहीं पर अगर दो मासेस है तो उन दोनों के दरमियान एक फोर्स है। क्या है? फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। आपके पास फर्ज करें यहां पे एक मास है m1, यहां पे दूसरा मास है m2। इन दोनों के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, वो आपके पास r है। क्या है? r। तो ये लॉ जो है न्यूटन के मुताबिक ये हमें कहती है कि ये जो दो मासेस हैं कहीं पर भी स्पेस में पड़े हैं, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स है। क्या है? फोर्स। वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 ज़रबे m2। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर ये फोर्स, ये मास 2 kg है, ये मास 2 kg है, इन दोनों को जब हम ज़रब करेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 kg। कितना आएगा? 4 kg। फर्ज करें तो न्यूटन हमें कहता है कि अगर इनका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो यहां पे फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। इनके दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट को, मासेस के प्रोडक्ट को। बोलो, ये आपके पास फोर्स है और ये निशान किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या है? एक मास है, ये आपके पास दूसरा मास है। अब इस इक्वेशन को देखें। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2। पहले ये 2-2 kg थे, अब मैं इसको 3-3 कर रहा हूं। तो 3-3 से क्या आता है? 9। फिर 4-4 से क्या आता है? 16। इसका मतलब यह है कि जितना प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उतना फोर्स क्या होगा? ज्यादा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि दो स्टूडेंट्स हैं, दो चेयर्स में बैठे हैं, दोनों चेयर के दरमियान फासला 3 मीटर है। फर्ज करें ये स्टूडेंट नंबर 1 है जिसका मास m1 है, ये स्टूडेंट नंबर 2 है जिसका मास m2 है। दोनों के दरमियान फासला कांस्टेंट है, 2 मीटर है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट को। एक मास है, दूसरा मास है, दोनों को आपस में ज़रब करो, इनका प्रोडक्ट कर लो। क्या कर लो? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है तो फोर्स क्या होगी? ज्यादा। मैं अगर आपको कहता हूं कि ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है, दोनों को मैंने यहां पे रखा है, दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो जब मैं इसका मास और इसका मास आपस में ज़रब करूंगा तो इसके ज़रब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, दोनों के ज़रब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर मैं 2-2 कर लूं तो फोर्स और भी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस तो मैंने कांस्टेंट रखी है, फोर्स और भी बढ़ जाएगी। अगर मैं इस हाथ में मार्कर रख लूं, इसमें बुक रख लूं तो फोर्स मजीद बढ़ेगी। अगर दोनों में बुक्स रख लूं तो मजीद बढ़ेगी। जितना मासेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतनी फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आर क्या रहेगी? कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट। मेरी बात अभी समझ में आ गई है? अगर मैं आपको कहूं कि 2 ज़रबे 2 दोनों का प्रोडक्ट 4 आता है, फोर्स कम। 3 ज़रबे 3 दोनों का प्रोडक्ट 9 आता है, फोर्स ज्यादा। 4 ज़रबे 4 दोनों का प्रोडक्ट 16 आता है, तो फोर्स क्या हो रही है? बढ़ रही है। आर क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। ये आपके पास सन है, ये आपके पास मून है और यहां पे आपके पास अर्थ है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो ज्यादा है, इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या है? कम। सन और मून के दरमियान फोर्स कम है। क्यों?
क्योंकि दोनों के मासेस का प्रोडक्ट क्या है, कम है। सन और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है, क्यों? क्योंकि दोनों के मासेस का प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा। अगर दो स्टूडेंट 45-45 kg के एक बेंच के ऊपर बैठे हैं और दूसरा उसी तरह सेम बेंच है, वहां पे 90-90 kg के दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो दोनों के दरमियान फासला तो सेम है, 90-90 kg का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे फोर्स क्या होगी, ज्यादा। 45-45 वाला कम होगा, वहां पे प्रोडक्ट क्या है, कम है, लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको मैंने नाम दिया है 1। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है कि फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर इफ मासेस, दोनों मासेस क्या हो, कांस्टेंट। अब इसको समझ ले, देखें ये मास है, ये भी मास है, ये 2 है, ये 2 है, दोनों के दरमियान पहले फासला r, फिर दोनों के दरमियान फासला 2r, फिर दोनों के दरमियान फासला 3r। देखिए मासेस तो सेम है, फासला मुसलसल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे अगर डिस्टेंस r है तो फोर्स F होगी, डिस्टेंस 2r है तो फोर्स F डिवाइडेड बाय 4, डिस्टेंस 3r है तो फोर्स F डिवाइडेड बाय 9। अब अगर आप फोर्स को देखें, पहले F थी, फिर 4 टाइम डिक्रीज, फिर 9 टाइम डिक्रीज, और अगर मैं मजीद बढ़ाऊं तो फोर्स 16 टाइम डिक्रीज। क्यों? क्योंकि यहां पे R पे क्या आ रहा है, स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पे एक गलत कंसेप्ट टीचर्स जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। पहले मैं वो बताता हूं कि वो आपको क्या लॉजिक देंगे और फिर आप उसको समझ लें। आप किसी भी अगर टीचर से पूछ ले, मेजॉरिटी इसका जो है वो ये आंसर देते हैं कि यहां पे आर स्क्वायर इसी वजह से आया है क्योंकि ये मास है, इसका रेडियस आर है, दूसरा मास है, उसका भी रेडियस क्या है, आर। आर ज़रब आर से क्या आता है, आर स्क्वायर। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका रेडियस आर ले ले, इसका रेडियस आर ले, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आर है, तो फिर तो क्या होना चाहिए, आर क्यूब। ये चीज गलत है, याद रखें। फोर्स जो है ये एक मास है, ये दूसरा मास है। फोर्स उसी लाइन में लगेगी जो लाइन इन दोनों के सेंटर्स को आपस में क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। क्या करेगी, कनेक्ट। द फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ द टू मासेस। अब यहां पे आर स्क्वायर आया क्यों है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल किस तरह है, याद रखें जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे कि फोर्स किस चीज के साथ डिक्रीज होती है, तो चूंकि ये जो फोर्स है ये टॉर्जन बैलेंस के जरिए फाइंड की गई है, या इसके मुख्तलिफ बैलेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बुक में है वहां पे टॉर्जन बैलेंस चार्जेस के अगर आप देखें ये जो लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसमें आप लोगों के बुक में यहां पे एक डिवाइस बनाया गया है। ये एक डिवाइस है, देखें। Cavendish used an apparatus like measure the gravitational attraction between suspended sphere between two stand observing distance between the masses very check the point modern experiment। अच्छा, इसने ये एक डिवाइस टॉर्जन बैलेंस इस्तेमाल किया है। आप लोग के कोर्स में देखें टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस एक डिवाइस है जिसके जरिए ये फोर्स मेजर किया गया है कि किस तरह कम होता है। अब ये केवेंडिश खुद कहता है कि जब मैं फासला 1 मीटर बढ़ाता था तो फोर्स F आता था, लेकिन जब मैं 2 मीटर बढ़ाता था तो फोर्स 4 दफा डिक्रीज होता था। मैं जब फासला डबल बढ़ाता था तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज होता था, 4। मैं जब ट्रिपल बढ़ाता था तो फोर्स कितने टाइम डिक्रीज, 9। तो इससे मेरे जहन में एक बात समझ में आ गई कि यहां पे अगर मैं आर स्क्वायर ले लूं तो फिर ये इक्वेशन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस 2 दफा बढ़ाओ फोर्स 4 दफा डिक्रीज होती है, फिर डिस्टेंस 3 दफा बढ़ाओ फोर्स 9 दफा डिक्रीज होती है, तो इसके लिए आर के ऊपर स्क्वायर होना क्या है, जरूरी है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल। और इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
और आप इसको नाम दे दे 2। क्या नाम दे दे? 2। अब इसको हम यहां पे स्टेटमेंट इसका लिखेंगे। स्टेटमेंट इसका क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है, अट्रैक्ट every other object, every object in the universe attract every other object with a force directly proportional. Every object in the universe attract every other object with a force directly proportional to the product of the magnitude, to the product of the magnitude of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. ये जो बातें यहां पे मैंने लिखी है इसको मैंने सिर्फ इंग्लिश में वहां पे एक्सप्लेन किया है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में कहीं पर अगर दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के दरमियान क्या होगी? एक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, अब ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, दोनों को क्या कर ले? कंबाइन कर ले। कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को आपस में क्या कर ले? कंबाइन। तो आपके पास क्या आएगा? इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 ज़रब m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें, इसको एक इक्वेशन बनाए। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां पे जो g मैंने लगाया है वो आपके पास एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल या केवेंडिश कांस्टेंट कहते हैं। g आपके पास क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल या केवेंडिश कांस्टेंट। g आपके पास एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल या केवेंडिश कांस्टेंट कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रेविटेशनल या केवेंडिश कांस्टेंट, ये जो g है इसकी फिक्स्ड वैल्यू है और वो है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। अब इस लॉ में 3 पॉइंट्स आपस में अपने साथ नोट करें। पहला पॉइंट है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 ज़रब m2। दूसरा पॉइंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 ज़रब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और फिर इन दोनों को आपस में कंबाइन कर ले, इनसे क्या निकाले? g की वैल्यू क्या है? 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। अब एक चीज अपने साथ और नोट करें, ये हटाऊं, इक्वेशन को हटाऊं, आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा, बड़ी जल्दी समझते हो। अच्छा, अब इधर देखें। यहां पे जो फोर्स है ये एक फंडामेंटल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? फंडामेंटल। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है।
और इस फोर्स में कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। पहली चीज जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। कौन सी फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है कि ये बहुत दूर तक असर करती है, किलोमीटर्स में। ठीक है, किस में? किलोमीटर्स में। दूसरी चीज, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी, ऑलवेज अट्रैक्टिव। और तीसरी चीज, ये फोर्स जो है ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां पे अगर आपके पास ये एक मास है, ये दूसरा मास है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, एक थ्योरी है वो हमें ये कहती है कि कहीं पर भी अगर फोर्स है तो इसका मतलब यहां पे कुछ पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं। ये जो मास है ये इसको एक पार्टिकल दे रहा है और ये मास इसको एक पार्टिकल दे रहा है, इसकी वजह से यहां पे फोर्स डेवलप हो गई है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पार्टिकल एक्सचेंज होगी वो ग्रेविटान होगी। क्या होगी? देखें वहां पे अगर आप मासेस देख ले वो बहुत कम है, वहां पे नेग्लेजेबल इफेक्ट है इसका, बहुत ही कम इफेक्ट है, वहां पे हम इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं। ठीक है, वो मासेस बहुत कम है। यहां पे जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं वो ग्रेविटान है। क्या है? ग्रेविटान, पार्टिकल एक्सचेंज। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो आप देख रहे हैं जो फोर्स है वो आपके पास कौन सी फोर्स है? फंडामेंटल फोर्स है। एक और चीज नोट कर ले, ये फोर्स दोनों बॉडीज, दोनों मासेस लगाएंगे, कोई एक मास नहीं लगाएगा। बोथ मासेस एक्ट, दोनों मासेस एक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो जी है इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। पहले हम इसकी यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ जी। एक दफा दोबारा इसको सुन लें। पहली चीज मैंने बताई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन कर ले, फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, उसकी जगह पे क्या लगा दें? जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल या केवेंडिश कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है, दोनों फोर्सेस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्स जो है उस लाइन में लगेगी जो दोनों के सेंटर को क्या करेगी? ज्वाइन करेगी। और ये फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसके? मीडियम के। मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर मैं आपको कहूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान में अगर आप कोई चीज रख दे तो फोर्स कम होती है, लेकिन मासेस के दरमियान आप कोई भी चीज रख दे ग्रेविटेशनल फोर्स ना कम होती है ना ज्यादा। अब जी है, जी को कैसे निकालोगे? देखिए, इफ आपके पास बराबर है जी m1 ज़रबे m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहां से जी को निकालना है तो दोनों साइड पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले। आर स्क्वायर ज़रबे एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर ज़रबे एफ इज इक्वल टू जी m1 ज़रबे m2। दोनों साइड को m1 और m2 पे डिवाइड कर लें, ये और ये आपस में कैंसल, तो g इज इक्वल टू के आर स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाय m1 ज़रबे m2। अब इसकी यूनिट लेके, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। आर स्क्वायर की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। ये कीजिए और ये कीजिए, इनसे क्या बनेगा? कीजी स्क्वायर। तो न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कीजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ जी। ये किसकी यूनिट है? जी। कल इंशाल्लाह यहां से फिर कंटिन्यू करेंगे।